तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे यूट्यूब पर और मैंने उनका आपको आंसर देने हैं अभी। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पे शो कर दूँ उन क्वेश्चंस को। तो आंसर देता हूँ एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस के। तो पहले पूछा गया था इसमें व्हाट इज द एग्जैक्ट माइलेज। तो एग्जैक्ट माइलेज मैंने आपको बताया इसका 29 जो है मुझे सिटी में मिल जाता आसानी से, मैं कह सकूँ। तो अगर आप इसे रेव करोगे हार्डली तो आपको 25 का आपको kmpl लीटर में दे देगी सिटी के अंदर। और हाईवे की बात करूँ तो आपको 30 से लेके 35 का आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा हाईवे पर। तो 30 इसका मिनिमम है, क्योंकि आप स्ट्रेच करोगे 150 की स्पीड पे और या फिर 160 तक आप इसमें टॉप स्पीड भी चेक करोगे तो आपको ये आपको 30 का आपको अप्रोक्स दे देगी। और आपको इसे नॉर्मल चलाओगे तो 35 से आपको 37 तक का ये आपको आसानी से माइलेज दे देगी। तो ये मुझे मिल चुका है ये फिगर। तो अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि इसमें हाइट की बात, और हाइट ये है कि आप 5.5 से लेके 6 फीट तक इसे आपको आसानी से चला सकते हो। तो मेरी यहाँ पर 6 फीट हाइट है तो मैं इसे आसानी से चलाता ही हूँ। और 5-4 फीट तक ये है कि आपके पैर जो है आसानी से आ जाएंगे। 5-4 तो मैं कह सकता हूँ 5.5 तो है, ठीक है। तो अगला इसमें सिंगल सिलेंडर मैटर करता है फिर नहीं करता है। तो हाँ, सिंगल सिलेंडर मैटर करता है जब भी हम इसे हाई स्पीड पर क्रूजिंग करते हैं, मतलब कि हम जो इसे राइड करते हैं, मतलब कि 150 या फिर 160 की स्पीड में इसे राइड करेंगे तो आपको फील है कि हाँ यार इसमें एक और सिलेंडर होना चाहिए था, जिससे कि जो स्मूथनेस है वाइब्रेशन कम होगा और थोड़ा सा इसमें जो पावर है थोड़ा सा हल्का भी लगेगा कि गाड़ी जो है स्ट्रेच नहीं कर रही है अब और काफ़ी आसानी से चल रही है और आपको अच्छी फील भी देगी, वाइब्स भी आएंगी काफ़ी अच्छी। और आप इसमें बिना इसमें थके हम कह सकते हैं राइड भी कंप्लीट कर सकोगे कम टाइम के अंदर। तो सिंगल सिलेंडर देखो ऑफ कोर्स मैटर करता है जब भी हम R3 को चलाते हैं या फिर हम निंजा को चलाते हैं। उसके अंदर डुअल सिलेंडर इंजन है, इनलाइन है, पैरेलल है, तो काफ़ी अच्छी होती है उनकी जो पावर, हम कह सकते हैं पावर रेशियो किसी 5000 RPM के बाद आके जो पावर रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, पुलअप भी काफ़ी अच्छा होता है और आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी, टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि इसमें RPM लिमिट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये था सिंगल सिलेंडर का इसका आंसर। और फिर इसके अंदर हमारी कॉन्स, तो कॉन्स मैंने आपको बता दिया। BS6 में आप देखते हैं चेक करके और BS6 में आपको कितना इसमें इंप्रूवमेंट मिलता है, मैं आपको इसका रिव्यू जरूर दूंगा और आपको बताऊंगा BS6 से कैसे अलग है RR310 BS4। तो BS में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेंगे। मैंने बात करी थी कंपनी के एक मेंबर से, तो वो बता रहा था कि इसके अंदर काफ़ी रिफाइनमेंट मिलेगा और आपको इंजन भी जो है थोड़ा सा इसमें कम नॉइज़ी मिलेगा और आपको जो है वाइब्रेशन तो ख़त्म ही हो जाएगा एक तरीके से। और राइडिंग मोड्स मिलेंगे, इसमें हमें अर्बन होगा, सिटी होगा, स्पोर्ट्स होगा, तो ये सभी आपको राइडिंग मोड्स मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है और आपको बताता हूँ आगे जाके क्या चीज़ आते हैं BS6 वेरिएंट के अंदर। और नेक्स्ट इसमें व्हाट द टॉप स्पीड यू अचीव, तो मैंने इसमें रोड पर करी है 167 किलोमीटर पर आवर, इसमें अभी तक मैं इसमें टच करी है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमारी 173 भी गई थी, मैं आपको उसकी लिंक जो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। जितनी भी आपको वीडियोज़ हैं सर्विसेज की, माइलेज की और टॉप स्पीड की, आपको सभी इस बाइक के रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी मेरे चैनल पर। नितिन ऑटोरॉइड्स आप सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको सभी वीडियो मिलेंगी और काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको क्योंकि वो डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगेंगी। तो 167 मैंने उसके ऊपर टच करिए टॉप स्पीड, क्योंकि स्ट्रेच करना पड़ता है 160 के बाद ये टाइम लेती है 1 2 3 4 ऐसे जाने का। तो प्राइस ये है कि मैंने इसको परचेज़ किया था सितंबर 2018 में, तो मुझे पड़ी थी 2.59, मतलब कि 2.5 लाख की मुझे ऑन रोड पड़ गई थी उस टाइम। तो अब जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है, 15,000 रुपीज़ मुझे सुनने में आ रहा है BS6 वेरिएंट। तो ये हो सकता है कि 3 लाख तक आपको ये बैठे ऑन रोड। और सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है, सर्विस कॉस्ट की थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम RC से कंपेयर करें, क्योंकि यार सभी की सर्विस कॉस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको। हाँ, जैसे इंजन इसमें चेंज होगा ऐसे सब में चेंज होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि हायर सीसी की जो बाइक्स होती हैं वो मेंटेनेंस मांगती है। डिस्क पे ज़्यादा, इसके जो डिस्क ब्रेक हैं वो ज़्यादा घिसेंगे क्योंकि स्पीड तो है, क्योंकि यार हाई स्पीड बाइक को लेना और हम इसे मेंटेनेंस करना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर एनी वाइब्रेशन, तो इसके अंदर कोई वाइब्रेशन इसमें है BS4 में और BS6 में आपको बताता हूँ जैसी बाइक आती है। तो नेक्स्ट ये कि 5 गियर आर ओके, क्योंकि 6 गियर तो आते ही है इसके अंदर, 5 गियर तो मैं मानता नहीं, इस सेगमेंट के अंदर 5 गियर होने चाहिए, 6 तो मिनिमम ही होते हैं, वो होने भी चाहिए क्योंकि क्रूजिंग स्पीड 100 से तो स्टार्ट ही होती है, 100 से 100 से लेकर 150 तक की क्रूजिंग स्पीड तो इसकी मिनिमम मानिए। और माइलेज टेस्ट आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा सारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द सिटिंग कंफर्ट एंड द राइड एपिलियन इज सुटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स एंड हेडलाइट विजिबिलिटी कैसी है रात में और ट्रैफिक में कैसी बाइक है और साउंड कैसी है। तो साउंड मैंने आपको ऐसे चला के दिखा दिया, एक बार मैं आपको और सुनाता हूँ साउंड कैसी आती है इसकी।
स्पीड पर साउंड अच्छी मिलेगी। हाँ, जब आप आइडियल मोड पे स्टार्ट होंगे तो थोड़ी सी आपको अनइंग लगेगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी छन 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 घुंघरू बजते हैं, तो थोड़ी सी ये है। और हाई स्पीड पर आपको अच्छी साउंड मिलेगी, हाँ लगेगी, हाँ आपको लगेगी हाँ थोड़ी सी अच्छी साउंड है, कानों को अच्छा लगेगा। जब भी आपको स्ट्रेच करोगे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर तक ना बहुत सही साउंड आती है, मतलब फील आ जाती है एकदम मस्त वाली बाइक की। और कंफर्टेबिलिटी बता दी आपको, राइडर के लिए फ्रंट के लिए कंफर्टेबल है, बैक के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। बैक वाला बिल्कुल भी इसे लॉन्ग राइड नहीं कर सकता है। फ्रंट वाला जो है 300 किलोमीटर तक आसानी से राइड कर सकता है। 300 के बाद आपको गैप लेना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा हाथों में। तो वैसी कोई बात नहीं है, 300 किलोमीटर तक आप इसे आसानी से चला सकते हो। तो ये थी इसकी राइड की बात। और इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी बहुत सही है। तो मेरे पास स्विफ्ट वीडीआई है, तो उससे भी ज़्यादा इस बाइक की विजिबिलिटी है, इतनी ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें ये कि पुलिस वाला आपको रोक लेगा कि आपने आफ्टर मार्केट इसमें हेडलैम्प लगा रखे हैं, तो इतनी ब्राइट लाइट है इसकी। और रोड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हायर बीम तक आपको ठीक ठाक देती है, लोअर बीम तो आपको अच्छी है ही। और आपको कम से कम 100 मीटर के एरिया आपको क्लियरली विजुअल दिखा देगी। और कंपेयर करूँ सभी कंप्यूटर में तक इसमें बहुत सही लाइट दी हुई है। स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई है, या फिर माइलेज बता दिया है प्लानिंग वाहन। तो भाई इसमें जो स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो कंपनी ने थोड़ी बहुत लो कर दी है। जो इसमें जो मेंटेनेंस आ रहा था, जिनकी वजह से जिनको भी फीडबैक कंपनी ले रही थी, और उनकी जो कॉस्ट थोड़ी सी कम कर दी है। जैसे हम इसके रियर डिस्क पैड की बात करें या फिर इसके चेन स्प्रॉकेट की बात करें, तो इनकी जो कॉस्ट है कंपनी ने घटा दी है। जो इसमें खर्चा आता है, मेंटेनेंस आता है, ज़्यादा आता है, मतलब अनयूजुअल आता है जिसे कहते हैं, तो कंपनी ने सबकी कॉस्ट जो घटा दी है। तो उस वजह से कॉस्ट जो अब कम ही हो गई है, अब तो खैर एक्सपेंसिव है नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया सब पार्ट की कॉस्ट, तो कुछ कॉस्ट कंपनी ने थोड़ी सी महंगी रखी है। जैसे इसके फ्रंट की नहीं कराई है, क्योंकि वो इंपोर्ट करती है ब्रेक पैड फ्रंट वाले, और पीछे वाले इंपोर्ट नहीं करती है, तो बनाती है। तो इस तरीके से जो रियर की कॉस्ट है थोड़ी सी कम हो गई है। और मैं आपको थोड़ा वीडियो बता दिया सारा। और नेक्स्ट इसमें हायर स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है इसकी, और कोई इशू तो नहीं है सस्पेंशन के अंदर। हाँ, सस्पेंशन से ज़्यादा है इसके फ्रंट सस्पेंशन है वो लीक होते थे, तो कंपनी ने इसमें एक बड़ी तरीके से इसका एक हम के सोल्यूशन निकाला है, और यहाँ पे एक रिंग फिट कर दी है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और इस रिंग से ये है कि जब भी कोई यहाँ पर कोई गड्ढा आता है, या फिर हम पोर्ट होल कहते हैं, बहुत जोर के अंदर लगते हैं सस्पेंशन, अब लीक नहीं होते हैं। तो पहले बहुत लीक होते थे। तो अपसाइड डाउन फोर्क का यही नुकसान है कि आपको ये लीक होते थे अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है और कुछ नहीं है, ये सभी बाइक में होता है। तो अभी लीक नहीं होते हैं, दोनों साइड में लग गई है सील बड़ी तरीके से। और इसकी पेंट क्वालिटी बात करूँ तो उसमें प्लास्टिक पेंट यूज़ किया हुआ है। क्वालिटी जो है वो एक नंबर, मतलब बढ़िया टॉप नॉच जिसकी क्वालिटी कहते हैं। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कंपनी ने लो क्वालिटी के इसके अंदर पार्ट्स यूज़ किए हैं। तो हर जगह आपको अच्छे पार्ट्स मिलेंगे, और कॉस्ट भी आपको उसी हिसाब से देनी पड़ेगी जिस हिसाब से इसमें पार्ट्स होंगे। BS6 कब तक आएगा? BS6 भाई 30 जनवरी तक देखो आपको मिल ही जाएगा शॉप्स पर, और 25 का मुझे बता रहे हैं जनवरी 25 तक ये लॉन्च होने वाली है BS6 वेरिएंट। तो नेक्स्ट है भाई सर्विस पे, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, और मिडिल क्लास पर्सन इसे अफोर्ड कर सकता है, और इसके पार्ट्स की और ज़्यादा तो नहीं है। तो बात करूँ इसकी मिडिल क्लास पर्सन की, मैं भी मिडिल क्लास ही पर्सन हूँ, तो मैं इसे अफोर्ड कर रहा हूँ, पर इसके लिए मुझे खर्चे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये हायर सीसी बाइक है थोड़ी सी, और इसके जो मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई है। और देखो नॉर्मल बाइक से 150 सीसी तक की बाइक में कहूँ, RM5 तक जो है बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है उसको, और उसका मेंटेनेंस झेल सकता है, और इसका जो माइलेज है वो भी निकाल सकता है। पर इसमें ये है कि इसका माइलेज भी कम मिलेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा कम, क्योंकि भागती बहुत तेज़ है। और इसके पार्ट्स हैं वो भी आपको चेंज कराने पड़ जाते हैं, मतलब कि आपको 3-4 सर्विस बाद, मतलब कि 27,000 के बाद आपको पूरी बाइक में जितनी पार्ट्स हैं वो तो चेंज कराने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट जो भी घिसेंगे इस बाइक के रनिंग टाइम के अंदर। तो ये सभी इसके ये हाई है। तो भाई मेरा कहना ये है, जिसके पास ही थोड़ा बहुत मतलब खर्चा कर सकता है बाइक पे, तो वही इसी बाइक को ले, क्योंकि ये बिना मेंटेनेंस के नहीं चलने वाली है। आप कहीं सोचो कि हाँ आपको 1000 तक में पूरी सर्विस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम इसमें 2500 रुपये लगेंगे पूरी सर्विस में, बता रहा हूँ। इसकी पेड सर्विस कराओगे तो देखो 5000 तो आपको लगने हैं। तो इसकी ये बात है। तो कंफर्टेबल इसमें सीटिंग की बात करूं तो इसमें पूछा है कि सिटी के अंदर, टूर के अंदर कितनी कंफर्टेबल है। तो सिटी के अंदर हाँ कंफर्टेबल है, पर जो क्लच है वो देखो दर्द करता है। बताऊं, मैंने इसके अंदर स्लीपर क्लच जलाया हुआ है, जब भी इसमें मुझे हाथों में स्ट्रेच आता है और दर्द तो देखो करेगा ही, क्योंकि क्लच बार बार पकड़ना पड़ता है और बाइक उससे चलती है। तो इसमें क्लच दबाया, क्लच के बाद भी थोड़ी बहुत बाइक स्मूथ हो गई है, मतलब गियर शिफ्टिंग। और हम बात करें गियर डाउन करते हैं तो टायर लॉक नहीं होता है, तो ये सही बात इसमें हो गई है। और इसकी कॉस्ट बताऊँ तो 4500 रुपीज़ मुझे इसमें लगाने पड़े थे स्लीपर क्लच डलवाने के बाद। एक बात मैं सही बाइकर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बाइक खरीदो तो कभी भी उसको ओपन मत कराओ, कोई भी पार्ट ओपन मत कराओ जब तक आपको उससे ओपन कराने की नौबत ना आए। क्योंकि एक बार जब बाइक खुलती है
तो उसके बाद जो इसकी जो ओरिजिनलिटी होती है साउंड मतलब कि, या फिर हम कुछ कह सकें चलने के जो ऐसा हम फीलिंग कह सकते हैं, वो नहीं रहती है। तो मेरी जितनी भी बाइक जो देख रहे हैं बाइक, उनकी उन सबसे यही गुजारिश है कि कोई बाइक अपनी बाइक ओपन ना कराए, चाहे आप कंपनी स्पीकर्स दे या फिर ना दे। तो जब तक आपकी जो बाइक है नीड नहीं होती है ओपन होने के लिए, जब तक आप इसे बिल्कुल ओपन ना कराएं, क्योंकि आपको फिर पछताना बाकी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट है कैन आई बाई इट, और वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, और इसकी EMI कितनी देनी पड़ेगी मुझको। तो भाई EMI का देखो मुझे पता नहीं, आप इसे TVS के सर्विस सेंटर पर जाइए और वहाँ पे आप पता करिए इसकी EMI कितनी है। और बात करूँ इसके वैल्यू फॉर मनी की, तो देखो मुझे ये 2.5 लाख की पड़ी थी, तो मुझे लगता है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी है, पर सोचना पड़ता है देखो इसमें भी, मतलब लगता है मुझे कि हाँ, तो इसमें वैल्यू फॉर मनी है मेरे लिए। लुक भाई देखिए इसका, और पावर आवर ठीक ठाक है, बढ़िया है मतलब। और बात करें BS6 की, तो BS6 के आने के बाद पता चलेगा कि वो कितनी वैल्यू फॉर मनी है। और नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन करवानी है या फिर नहीं करवानी चाहिए। तो यार मॉडिफिकेशन मुझे लगता नहीं इसमें कोई ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की, क्योंकि पहले से मॉडिफाइड आई है पूरी बाइक। जैसे टायर इतने मोटे हैं तो टायर इसमें वाइड करने पड़ते थे, कई लोगों के जितने पतले होते हैं। जैसे R3 में से 140 का आता है, निंजा में 140 का आता है, इसे 150 का दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई लुक इतना गजब का है, इसमें कभी लगता नहीं है कि हाँ इसमें ज़रूरत है हमें कोई मॉडिफिकेशन की। और ब्रेक से याद आया, ब्रेक भी है इसके अंदर। ब्रेक में ये है कि अभी हम ब्रेक को इनिशियल बाइट करते हैं तो इनिशियल बाइट इतनी नहीं लगती है, क्योंकि अब तो मेरे खैर घिस चुके हैं ब्रेक, तो ज़्यादा इसमें ब्रेक अप्लाई थोड़े से कम होते हैं, तो पहले ज़्यादा होते थे। तो इसके डिस्क मैं चेंज कराऊंगा। और ब्रेक हाँ अच्छे हैं, मैं इसमें कई बार बच चुका हूँ। तो ABS ने मुझे काफ़ी बचाया है कह सकता हूँ। ABS काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इसका, अभी तक मुझे ABS ने कभी धोखा नहीं दिया है। तो फ्रंट ब्रेक में काफ़ी अच्छा ABS और रियर ब्रेक में, तो रियर ब्रेक में ऐसा था कि जब भी मैं कभी जाता हूँ तो कई बार मैं बच गया हूँ सिर्फ रियर ब्रेक की वजह से। तो ABS काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इस बाइक का, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई होते हैं। तो मैं कहता हूँ ABS के मामले में 10 आउट ऑफ 10 है, और ब्रेक के मामले में आपको 10 आउट ऑफ 8 कहूँगा। ठीक है मतलब ब्रेक, क्योंकि 300 mm के आपको फ्रंट भी मिल जाते हैं और आपको डिस्क मिल जाते हैं अच्छे तरीके से। तो अच्छी बाइक है, ब्रेक भी अच्छे हैं, आपको लाइफ सेवर कह सकता हूँ। और जितनी बाइक से आपको डुअल चैनल लो, क्योंकि आप बहुत सेव होता है डुअल चैनल ABS सिंगल चैनल ABS से। तो भाई ये सभी क्वेश्चंस के आंसर थे जो मैंने आपको बता दिए, और आपको और भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कहने पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जितनी भी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दिए हैं। और आपको इसकी राइड भी बता दूंगा, राइड चलाकर कैसे चलती है। और आप आई हो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी ये, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं सारी, और आपकी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जब भी आप इस बाइक को परचेज़ करोगे, या फिर कोई भाई इसे परचेज़ कर चुका है और इसकी सर्विस की वीडियोज़ देख रहा है, रिलेटेड वीडियोज़ देख रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए नितिन ऑटो राइड्स।